हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंगबटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, इंडिया जीके की प्रीवियस वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसका लिंक जो है मैंने वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 121। द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन म्यूजिक कुड बी ट्रेस्ड टू। भारतीय संगीत के मूल पाए जा सकते हैं, तो उससे पाए जा सकते हैं सांवेदिक संहिता, सांवेदिक संहिता यानी सामवेद में। तो 121 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 122 है महात्मा बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट एट। महात्मा बुद्ध को अवबोध कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था बोध गया में। तो 122 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ऐसा माना जाता है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जानेंगे वह स्थान बोध गया कहलाया, जहाँ से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस जगह पर। नेक्स्ट प्रश्न है 123। अलेक्जेंडर एंड पोरस फाउट ए बैटल एट। अलेक्जेंडर और तथा पोरस ने एक लड़ाई यहाँ लड़ी। तो दोस्तों वो लड़ी थी हाइडेस्पस, यानी ये हाइडेवस जो है वो झेलम नदी का दूसरा नाम है। तो झेलम नदी के किनारे जो है ये युद्ध लड़ा था अलेक्जेंडर और पोरस ने। ठीक है, तो 123 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, सिकंदर के बारे में जानते हैं। सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिसिस के युद्ध या झेलम बित्सदा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हुई थी। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर भी बसाया था। नेक्स्ट प्रश्न है 124। विच डेंसिटी सक्सीडेड द चालुक्याज इन वेस्टर्न इंडिया। पश्चिमी भारत में कौन सा वंश चालुक्य के उत्तरवर्ती थे? तो दोस्तों वो थे पल्लव। तो 124 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। उनकी राजधानी कांची तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी था। ठीक है दोस्तों, पल्लव वंश के प्रमुख शासकों में महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन सेकंड और नंदी वर्मन सेकंड थे। ठीक है दोस्तों, महाबलीपुरम के जो एकाश्म मंदिर हैं जिन्हें की रथ कहा जाता है, उनका निर्माण जो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन सेकंड था। उसने राजा सिंह, राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधियां धारण की। उसने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह सेकंड ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। द खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वर। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तो दोस्तों ये थे तुर्क। तो 125 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है 126। हु इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया। भारत में मनसबदारी प्रणाली प्रचलन में कौन लाया? तो दोस्तों ये लाया था अकबर। तो 126 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसे अकबर ने आरंभ किया था। मनसब मूलतः अरबी शब्द है, जिसका अर्थ पद या रैंक है। मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता
था। सभी सैन्य तथा असैन्य अधिकारियों की मनसब निश्चित की जाती थी जो अलग अलग हुआ करती थी। 127 है गुरु नानक बायोग्राफी वाज रिटन बाय। गुरु नानक की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों ये लिखी थी गुरु अंगद देव ने। तो 127 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। गुरु अंगद 1539 से 1552 के बीच सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ जो है वो गुरु अंगद ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो मैसूर वार। द्वितीय एंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों वो थे वारेन हेस्टिंग। तो 128 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, आंग्ल मैसूर के जो थे यानी अंग्रेजों और मैसूर के बीच जो है वो 4 युद्ध लड़े गए थे। तो मैसूर के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो दोस्तों 1761 में हैदर अली जो था वह मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पाशाह की उपाधि धारण की। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और साथ ही जेकोबिन क्लब का सदस्य बना। दोस्तों 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था 1767 से 1769 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 और 1784 के बीच में। उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 के बीच। उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस। और जो चतुर्थ जो लास्ट आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, उसमें थे लॉर्ड बेलेजली। ठीक है। तो दोस्तों टीपू की मृत्यु जो है श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ मैंगल आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई थी। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान ने राष्ट्रीय झंडे पर शेर की तस्वीर लगाई हुई थी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 विच हैज़ द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स। नए राज्य का निर्माण की सत्ता किसके पास है? तो वो है पार्लियामेंट, संसद। ठीक है। संसद के द्वारा जो है वो नया स्टेट का निर्माण किया जा सकता है। 130 है विच रिट इज मीनिंग इज टू हैव द बॉडी ऑफ। किस याचिका का अर्थ टू हैव द बॉडी ऑफ होता है? दोस्तों वो है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो 130 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों हैबियस कॉर्पस लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है सशरीर, लेकिन कानूनी तौर पर इसका इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई के लिए किया जाता है जिसे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया हो या गिरफ्तार किया गया हो। हिंदी में इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की पद की शपथ कौन दिलवाता है? दोस्तों ये दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो 131 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में है वो अनुच्छेद 52। ठीक है। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। संविधान अनुच्छेद 58 के अनुसार जो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं कर रहा हो। ठीक है। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। 132 है द मेन ड्यूटी ऑफ द लेजिस्लेचर इज। विधानमंडल का मुख्य उत्तरदायित्व है तो दोस्तों वो है इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, कानून लागू करना। तो 132 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 133 है इन विच स्टेट डज द गवर्नर नॉमिनेट मूवमेंट टू द असेंबली। किस राज्य में राज्यपाल एक स्त्री को सभा के लिए नामित कर सकता है? तो दोस्तों वो है ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। तो 133 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 134 है द टोटल नंबर ऑफ लेयर्स अबव द अर्थ आर। ठीक है। तो इसमें पूछा गया है पृथ्वी के ऊपर कुल कितनी परतें हैं। ठीक है। दोस्तों बेसिकली पूछा गया है कि वायुमंडल की कितनी परतें हैं। दोस्तों वायुमंडल की परतें हैं 5। तो 134 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। सबसे पहली है
क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ये सबसे निचली परत होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है, ठीक है। और दोस्तों सभी मुख्य भूमंडलीय जो वायुमंडलीय जो घटनाएं हैं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा, वो इसी मंडल में होती हैं, ठीक है। और दोस्तों दूसरी है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर। ये समताप मंडल 15 किलोमीटर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ओजोन परत की मोटाई नापने में डायवेस इकाई का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों तीसरी है मध्यमंडल मेसोस्फेयर। मध्यमंडल सप्ताह मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इस संदर्भ में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर ये -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। दोस्तों जो चौथी है वह आयन मंडल आयनोस्फेयर, ठीक है। और पांचवी आपकी बाह्य मंडल एक्सोस्फेयर। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ इंडियन ओशन इज। हिंद महासागर का सबसे गहरी खाई है तो वो है जावा ट्रेंच। तो 135 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है 136। विच कोल्ड डेजर्ट इज लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज। बेहद हिमालय में कौन सा ठंडा मरुस्थल फैला हुआ है? तो दोस्तों वो है लद्दाख। तो 136 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। 137 है शिव समुद्रम इज एन आइलैंड फॉर्म्ड बाय विच रिवर। शिव समुद्रम एक द्वीप है जो इस नदी द्वारा निर्मित है। दोस्तों ये है कावेरी नदी द्वारा। तो 137 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 138 है द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो दोस्तों ये है उत्तराखंड। तो 138 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 139 है टिहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। निम्न में से किस नदी पर टिहरी बांध निर्मित है? तो दोस्तों ये है आपका भागीरथी नदी पर। तो 139 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 140 है विच स्टेट हैज़ लोएस्ट डेंसिटी। किस राज्य का घनत्व सबसे निम्नतम है? तो दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश। तो 140 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो है आपका 17 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और मेघालय का जो है उसका 132 है, सिक्किम का 86 है और मिजोरम का 52 है, 52 है। 141 है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों एग्जिम, सिडबी, नाबार्ड, ये सारे जो हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं। तो नन ऑफ दिस जो है इसका राइट ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो 41 का डी राइट ऑप्शन है। 142 है इंसिडेंस ऑफ सेल टैक्स फॉल्स ऑन। बिक्री कर का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो दोस्तों वो पड़ता है प्रोड्यूसर पर, उत्पादकों पर। तो 142 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 143 है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। कार्य के लिए भोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 10वीं योजना के लिए। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2002-2007 के बीच की थी। इस योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना प्रस्तावित किया गया था। तो 143 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 144 है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज। सुस्पष्ट दृष्टि की कम से कम दूरी होती है तो दोस्तों वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो 144 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 145 है विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों वो है फोटोवोल्टाइक सेल, प्रकाश वोल्टिक सेल। तो 155 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। 146 है विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज्ड इन हार्ट पेस मेकर। हार्ट पेस मेकर में कौन सा रेडियो धर्मी तत्व प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों वो है प्लूटोनियम। तो 146 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।